नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सोहता द स्कॉलर्स अड्डा से आज फिर आप सभी के सामने लेकर आया हूं एचपी पुलिस कमांडो बैच का हिंदी का सेक्शन। पिछले हिंदी के सेक्शन में हमने कवर किया था शब्द भेद। हमने ये जाना था कि जो शब्द है उसको कितने टाइप्स में हम उसको पढ़ सकते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे होगी, उसमें क्या हिसाब है, सब कुछ पढ़ा था। तो अब हमने क्या पढ़ना है, उसी में से एक छोटा सा पोर्शन उठाएंगे विकार के आधार पर। जी, विकार के आधार पर हमने पढ़ा था शब्द कितने प्रकार का है। शब्द दो प्रकार का है। कौन सा? विकारी और अविकारी, है ना। तो विकारी जिसमें परिवर्तन हो सकता है, अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। किस आधार पर? जो परिवर्तन देख रहे थे किस आधार पर? लिंग, वचन और काल के आधार पर हम परिवर्तन देख रहे थे। वही सेम चीज हम यहां पर कवर करेंगे। अब विकार के आधार पर दो टाइप थे, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसमें से हमारा सबसे पहला कौन सा है? विकारी शब्द है। सबसे पहला क्या है? विकारी शब्द। विकारी शब्द कितने प्रकार का था? चार। कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जिसके ऊपर क्या हो सकता है? लिंग, वचन और काल का प्रभाव पड़ सकता है। तो ये विकारी शब्द थे चार। उसके अलावा अविकारी, जिसको हम और क्या बोलते हैं? अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी को हम और क्या बोलते हैं? अव्यय भी बोलते हैं। तो ये कितने थे? ये भी चार थे। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये भी चार थे। ठीक है, तो अब हमने इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो शुरुआत करेंगे हमारा सबसे पहला विकारी शब्द। हमारा सबसे पहला विकारी शब्द। दोस्तों याद रखना, आज की जो क्लास है बहुत ज्यादा मेन होने वाली है, क्योंकि आज हम हिंदी के सबसे मेन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आज के टॉपिक में, आज की क्लास में हम ये सारे मेन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। पहला विकारी शब्द। जी, विकारी शब्द की बात करते हैं। सबसे पहला संज्ञा। इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको उसी टाइम क्लियर कर दिया। संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होगा, विशेषण क्या होगा, क्रिया क्या होगा। तो अब डायरेक्टली चलते हैं। हमारा टॉपिक पहला संज्ञा। आज का टॉपिक रहेगा संज्ञा। जी, संज्ञा की बात करते हैं। संज्ञा क्या होता है? मैंने उस दिन भी समझाया था। संज्ञा क्या होता है? कोई भी नाम, है ना। हम कहते हैं इस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है, जो हमको बचपन से रटाया जाता है। ठीक है जी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। लेकिन मेरा मानना क्या है कि इस संसार में जितनी भी चीजें, उनका कुछ ना कुछ नाम होता है, और उसी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, जैसे आपका कुछ नाम है, मेरा कुछ नाम है, ये पेन है, ये बोर्ड है, पंखा है, दीवारें हैं, दरवाजे हैं, हर चीज का एक नाम है ना। और वही क्या है? वही तो संज्ञा है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पास संज्ञा की। जी, संज्ञा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमको जानना क्या चाहिए? संज्ञा से पहले हमको क्या पता होना चाहिए? शुरुआत करने से पहले इसका शाब्दिक अर्थ। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है ना? हम बोलते हैं हमने उसको एक संज्ञा दी, मतलब हमने उसको क्या दिया? हमने उसको एक नाम दिया है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। आगे चलते हैं। संज्ञा को जो है हिंदी में क्यों जोड़ा गया? हम बात करते हैं संज्ञा को हिंदी व्याकरण में क्यों जोड़ा गया। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमको संज्ञा को हिंदी व्याकरण में जोड़ना पड़ा? बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। वो क्या थी? किस चीज के लिए? पहचान के लिए। जो संज्ञा है वो क्या काम करती है? पहचान का। आपकी पहचान कैसे होती है? मान लो एक क्लास है, एक कक्षा है, कक्षा में 40 बच्चे बैठे हैं। उन 40 में से आपकी पहचान कैसे हो सकती है? आपके नाम से। आपका जो नाम है वो सभी से अलग होगा। तो मैंने 40 बच्चों में से आपको पुकारना है, मैं क्या करूं? मैं आपका नाम लूंगा ना, तभी आप उठकर आओगे आगे। तो वही नाम उसने क्या करा? आपको बाकियों से अलग पहचान दी। तो संज्ञा क्या काम करती है? पहचान का काम करती है। किसी वस्तु की पहचान के लिए संज्ञा को किस में जोड़ा गया है? हिंदी व्याकरण में जोड़ा है। किसी भी वस्तु की पहचान के लिए संज्ञा को हिंदी व्याकरण में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका मुख्य काम क्या है? पहचान करवाना। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो कहीं पर पुस्तक पड़ी है, मैंने आपसे वो पुस्तक मंगानी है और मैं पुस्तक शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ वहां से उठा लाओ। तो वो उठा लाओ आपको समझ में नहीं आया क्या उठा लाओ? जब तक मैं क्या नहीं बोलूंगा कि वहां से पुस्तक उठा लाओ, तब तक आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। तो वही सेम चीज,
तो इसने क्या करा, पुस्तक शब्द की क्या हुई, पहचान हुई ना। जब मैंने बोला पुस्तक उठा लाओ तो वो उसकी क्या है, उसकी पहचान है, उसकी संज्ञा है, उसका नाम है, ठीक है। तो इसी को संज्ञा बोलते हैं। कवर करते हैं संज्ञा के भेद। अगली बात करेंगे संज्ञा के भेद या प्रकार की। जी, संज्ञा के कितने भेद होते हैं जो हमको पढ़े जाते हैं। संज्ञा के कुल कितने भेद है, संज्ञा के कुल 5 भेद है। संज्ञा के कुल कितने भेद है, संज्ञा के कुल 5 भेद है। सबसे पहला हम कवर करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। जी, पहले हम कवर करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। जी, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति का समझाया था क्या होती है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जब बात किसकी होती है, संज्ञा के भेदों की, तो कितने हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। लिखेंगे कौन से रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़, यौगिक और तीसरा आएगा योगरूढ़। रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, शायद इनके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमने कल की क्लास में भी क्या कवर किया था, सेम रूढ़ बताया था, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर अर्थ नहीं बचता। यौगिक ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर अर्थ शेष बचेगा। योगरूढ़ जिनके टुकड़े जिन शब्दों का तीसरा अर्थ निकल जाएगा, टुकड़े करने पर तीसरा अर्थ नहीं, जिन शब्दों का ही तीसरा अर्थ निकल जाएगा उसको क्या बोलते हैं, योगरूढ़ शब्द बोलते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, ठीक है। आगे कवर करते हैं। नेक्स्ट आएगा रचना के आधार पर। जी, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, रचना के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर भी संज्ञा के कितने भेद हैं, 3 भेद। कौन से 3 जो मेन है कवर करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला क्या आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। लास्ट भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं, रचना के आधार पर 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो 3 भेद, वैसे हम 5 पढ़ते हैं, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, रचना। रचना मतलब जब संज्ञा क्या थी, जब हम संज्ञा की रचना करते हैं, वो देखते हैं वो बनी कैसे है, उसकी बनावट कैसी है, तो उस आधार पर 3 भेद है। सबसे पहले व्यक्तिवाचक। जी, इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा सा जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, व्यक्तिवाचक में आएगा। जातिवाचक, अब इसमें भी क्या आता है, इसमें ऐसे शब्द आते हैं जो पूरी जाति को कवर करेंगे। भाववाचक, भाववाचक में क्या आएंगे, जो हमारे भाव है ना, जो दिखाई नहीं देते, क्या होते हैं, हमको महसूस होते हैं, वो भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, अगर पूछा जाए सबसे पहले कौन सी संज्ञा आई थी, व्यक्तिवाचक आई थी, जातिवाचक आई थी, भाववाचक आई थी, तो सबसे पहले कौन सी संज्ञा आई थी, जातिवाचक। सबसे पहले कौन सी संज्ञा आई थी, जातिवाचक संज्ञा आई थी। अब मान लो हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो जब हमारा क्या होता है, जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है ना, जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो क्या बोला जाता है, डॉक्टर बाहर आकर क्या बोलता है कि ये लड़का हुआ है या लड़की हुई है, यही बोलते हैं ना, लड़का हुआ है या लड़की हुई, लड़का या लड़की, कैसा शब्द है, जातिवाचक। तो सबसे पहले अब किसी को नाम तो नहीं दिया जाता ना कि अमन हुआ है, रमन हुआ है, श्याम हुआ है, मोहन हुआ है, सोहन हुआ है, कोई भी ऐसा नाम तो नहीं दिया जाता है, क्या बोलते हैं, लड़का या लड़की। तो वहीं से हमारे पास क्या शुरू होती है, संज्ञा, वहीं से नाम देना शुरू हो जाता है, संज्ञा। और सबसे पहले कौन सी संज्ञा आती है ऐसे, जातिवाचक। तो सबसे पहले निर्माण भी किसका हुआ था, जातिवाचक संज्ञा का हुआ था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा जाता है अर्थ और प्रयोग के आधार पर, इसी के साथ ही कवर कर देता हूं। अर्थ और प्रयोग के आधार पर
जी, अर्थ और प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? अर्थ, अर्थ मतलब मीनिंग, प्रयोग मतलब जब हम उसका प्रयोग करेंगे तब। तो अर्थ और प्रयोग के आधार पर कितने भेद है संज्ञा के? संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। कौन से 5? जी, तीन भेद जो यहां थे सेम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये तीनों भेद यही है। ये तीनों भेद इधर आ जाएंगे, 3 भेद यही है सेम। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास 2 भेद और है ना। अब देखो, अर्थ और प्रयोग की बात कर रहे हैं। जब हम मीनिंग देखते हैं, जब हम उसका प्रयोग करके देखते हैं, तो हम संज्ञा को कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं? हम उसको 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी भाववाचक। अब 2 क्या बचे? 2 कौन से बचे? वो लिखेंगे समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये हमारे पास कुल कितने हो गए? ये 5 भेद हो गए। अर्थ और प्रयोग के आधार पर 5 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये हमारे पास कुल क्या है? भेद है, जिनके बारे में आगे हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। इन 5 भेदों के बारे में हमने आगे डिटेल में पढ़ना है, तो उसकी ओर चलते हैं। हाँ जी, तो आगे चलते हैं। हमारे जो भेद पढ़ने हैं हमने, डिटेल में कवर करेंगे सभी को। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला भेद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? हम कह सकते हैं जो अपने आप में एक हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा? जो अपने आप में एक हो, मतलब उसके जैसा दूसरा कोई ना हो, तो वो किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें क्या क्या कवर किया जाता है, लिख लो। इसमें दिन, महीने, उत्सव, त्योहार के नाम, दिन, महीने, उत्सव और त्योहार के नाम, नगर, देश, दिशाएं, नगर, देश, दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, धर्म, समाचार पत्र और पुस्तकें। जी, इसमें क्या क्या आता है? नगर, देश, दिशाएं, जी। अब मैंने पहली चीज क्या बोली? नगर, देश, दिशाएं। मतलब नगर भी इसमें आएंगे, देश भी इसमें आएंगे और दिशाएं भी। तो नगर शब्द इसमें नहीं आएगा। मैं नगर, देश और दिशा शब्द की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनके नाम की बात कर रहा हूं। नगरों के नाम, देशों के नाम, दिशाओं के नाम। अब मान लो मैं कहता हूं भारत, क्या भारत एक है ना? भारत अपने आप में एक है, तो कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिशाएं, क्या जैसी उत्तर है वैसा ही पूर्व भी है? नहीं है ना, अलग अलग है। उत्तर अलग है, पूर्व अलग है, तो दिशाएं भी अलग अलग है। नगर है ना, जैसा मुंबई है वैसा दिल्ली है? नहीं, अलग अलग है दोनों। तो जितने भी नगर हो गए, देश होगी, दिशाएं होगी, वो अपने आप में क्या होती है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, जैसा एक युद्ध था, मान लो पानीपत का युद्ध था, क्या वैसा ही दूसरा कोई युद्ध भी था? नहीं था। जो महाभारत है वो अपने आप में एक युद्ध है ना। तो ऐसे ही ये हमारे पास क्या हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जितने भी ऐतिहासिक युद्ध है उनकी जो गाथाएं होती हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कवर किया था? अच्छा, नदी, पहाड़ और समुद्र के नाम। नदी, पहाड़ और समुद्र के नाम भी किसमें आएंगे? इसमें आएंगे। मान लो मैंने शब्द लिख दिया नदी, कैसे संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्यों? नदी, मैंने बोला नदी, तो आपके दिमाग में कोई भी नदी आएगी, गंगा आएगी, यमुना आएगी, ब्रह्मपुत्र आएगी, कोई भी नदी आ सकती है। अगर मैंने लिख दिया गंगा नदी, गंगा नदी, अब क्या गंगा नदी अपने आप में एक है ना? तो ये क्या बन गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। तो ऐसी चीजें जो अपने आप में एक हो, जैसे गंगा नदी। अब मैंने कह दिया हिमालय, हिमालय पर्वत क्या है? वो अपने आप में एक है। चाहे उसमें अलग अलग श्रृंखलाएं हैं, उसमें बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, परंतु क्या जैसी हिमालय पर्वत श्रृंखला है वैसी ही एल्प्स भी है? नहीं है, वो अपने आप में एक है। तो क्या है यहाँ पर? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है,
और मैंने बोला आपको धर्म समाचार पत्र पुस्तकें, सब अपने अपनी क्या है, सब में अपनी अपनी विशेषता है, वो अलग है। अच्छा, अब कोई भी व्यक्ति आ जाता है, कोई भी व्यक्ति, मान लो मैंने बोल दिया राम, श्याम, सोहन, मोहन, कोई भी एक व्यक्ति का नाम आ गया, तो ये कौन सी संज्ञा होगी? ये सोहन कौन सी संज्ञा है? पहली चीज याद रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी? जो अपने आप में एक हो, जो अपने आप में एक हो। जी, क्या सोहन एक है? सोहन नाम के तो व्यक्ति बहुत सारे हैं, तो क्या जातिवाचक में आएगा? जी नहीं, ये किस में आएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। चाहे इस नाम के कितने भी व्यक्ति हों, फिर भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। क्यों? अब आप तो बोलोगे मैंने गलत बोला, फिर जो अपने आप में एक हो, ये एक तो नहीं है। सोहन नाम के बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन जैसा एक सोहन है वैसा दूसरा सोहन नहीं होगा। जो हाइट एक सोहन की होगी, जैसा व्यवहार एक सोहन का होगा, वो दूसरे का नहीं होगा, है ना। जैसा रंग एक सोहन का वैसा दूसरे का नहीं है, तो दोनों ही क्या है? अलग अलग है। तो सभी जो व्यक्ति होते हैं वो अपने आप में एक होते हैं, तो इसीलिए सभी व्यक्ति भी किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आया समझ में? सभी चीज़ों का जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद हमने क्या पढ़ा था? जातिवाचक संज्ञा। अब कवर करेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था नदी, मैंने बोला नदी, नदी शब्द सुनकर आपके दिमाग में कोई एक ही नदी है ना, मतलब वो गंगा भी हो सकती है, यमुना भी, ब्रह्मपुत्र, रावी होगी, चिनाब होगी, सिंधु होगी, कोई भी नदी हो सकती है। तो ये नदी शब्द ने क्या किया? इसने हमें पूरी नदियों की जाति का बोध करवाया। तो ऐसे शब्द जो पूरे एक ग्रुप का बोध करवा दे, अपनी पूरी जाति का बोध करवा दे, उसको क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। या हम कह सकते हैं जो हमेशा भीड़ में रहते हैं, है ना, जो हमेशा किस में रहते हैं? भीड़ में रहते हैं, वो भी किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। आप इसमें एग्जांपल सीखते हैं, जैसे नदी, पर्वत, है ना। अब यहाँ पर नदी एग्जांपल दे दिए, पर्वत, मान लो कोई मैं एक पर्वत का नाम ले लेता हूँ, अगर मैंने उसका स्पेसिफिक नाम ले दिया, है ना, हिमालय पर्वत, व्यक्तिवाचक है। मैंने खाली शब्द बोल दिया पर्वत, अब पर्वत तो कोई सा भी हो सकता है, तो इसने पूरी पर्वतों की जाति का बोध कराया। ये किस में चला गया? जातिवाचक संज्ञा में चला गया। इतना सभी को क्लियर है? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। ये एक चीज और याद रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा किस में होगा? एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। किसमें होगा? एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। और जातिवाचक संज्ञा, इसका भी प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाएगा। ठीक है, इनका प्रयोग भी एक वचन में। मान लो मैंने बोला गंगा नदी बहती है, बहती है, बहते हैं नहीं, बहती है, एक वचन, है ना। तो ये ऐसे शब्द होते हैं। या वहां पर कोई नदी बहती है, नदी फिर भी बहती है, एक वचन, तो चाहे नदी लगा लो, चाहे उसका पूरा नाम लगा लो, गंगा नदी, तो हुआ किस में प्रयोग? एक वचन में प्रयोग हुआ। तो ऐसे ही इन सभी का प्रयोग हमेशा किस में होता है? एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, अब अगला हमने पढ़ना है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, अब मैं एक चीज और कवर कराऊंगा आपकी। हमने पहले तीन भेद पढ़े थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, तीन मुख्य भेद है। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़े थे समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो याद रखना, समूहवाचक और द्रव्यवाचक क्या है? वो सब पार्ट है। किसके सब पार्ट है? किसके अंतर्गत आते हैं वो दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसी के अंदर उसको पढ़ेंगे। पहला आएगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक या इसी को ही समुदायवाचक भी कहा जाता है। समूहवाचक या इसी को ही समुदायवाचक भी कहा जाता है। जी, समूहवाचक संज्ञा क्या होगी? कोई एग्जांपल दे सकते हैं? समूहवाचक, चलो आपने हर चीज के एग्जांपल देना है मेरे को। मान लो व्यक्तिवाचक का, फिर कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या क्या हो सकती है, जातिवाचक क्या क्या हो सकती है, और समूहवाचक क्या हो सकती है, द्रव्यवाचक क्या क्या हो सकती है। आपने हर चीज का एक एग्जांपल देना है। ठीक है, तो देखें कमेंट सेक्शन में कितने एग्जांपल्स इकट्ठे होते हैं। जी, अब हमारे पास हमने क्या पढ़ना है? समूहवाचक, जिसको समुदायवाचक कहा जाता है। समूहवाचक या समुदायवाचक क्या होगा? जी, समूहवाचक या समुदाय, याद रखना, जो किसको दर्शाएगा? पूरे समूह को दर्शाएगा। समूह मतलब, समूह को क्या बोलते हैं हम? ग्रुप बोलते हैं। जो किसको दर्शाएगा?
पूरे के पूरे ग्रुप को दर्शाएगा उसको क्या बोलेंगे, समूहवाची। जैसे सेना, टीम, कमेटी, परिवार, ये सारे शब्द क्या हैं, समूहवाचक है, जो एक पूरे ग्रुप में होते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, टीम, परिवार, कमेटी, सेना, फौज, ये सारे शब्द क्या हैं, समूहवाचक, क्योंकि ये किसी एक से मिलकर नहीं बनते। टीम किसी एक खिलाड़ी से नहीं बनती, उसमें बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। परिवार, किसी एक व्यक्ति को परिवार बोल दो। मान लो कल आपके पड़ोस में कोई एक व्यक्ति रहने आ गया जिसका नाम है सोहन या मोहन, कोई भी एक व्यक्ति है वो रहने आ गया, तो आप क्या बोलोगे, वहां सोहन रहने आया, वहां मोहन रहता है ना। अगर मान लो वहां पर एक ही फैमिली के 4 या 5 सदस्य रहने आ गए, है ना, एक ही फैमिली के 4 या 5 सदस्य रहने, आप क्या बोलेंगे, वहां पर गुप्ता परिवार रहता है, वहां शर्मा परिवार रहता है, तो वहां पर क्या है, परिवार कब बना, जब उसमें एक से अधिक व्यक्ति हो गए, 2 या 3 व्यक्ति हो गए, ठीक है। कमेटी, वो भी अलग अलग सदस्यों से मिलकर बनती है। सेना, सेना किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती, सेना में बहुत सारे जवान होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये सारा क्या दर्शा रहा है हमको, समूहवाचक है, समुदायवाचक है, ठीक है। अब इसका जातिवाचक का दूसरा भेद, जो जातिवाचक के अंतर आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और, हाँ, कि ये जो है ये भी, इसका भी प्रयोग किस में होगा, हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग भी किस में होगा, एक वचन में प्रयोग होगा, ठीक है। अभी इसका एक वचन, अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैंने क्या बोल दिया, ये तो समूह में होता है, ग्रुप में होते हैं, और मैं ग्रुप को क्या बोल रहा हूँ, आपको एक वचन में प्रयोग करना है। इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने क्या बोला, परिवार, अभी एग्जांपल दिया था, वहां शर्मा परिवार रहने आया है, ये तो नहीं बोला मैंने रहने आए हैं, आए हैं तो क्या होता है, बहुवचन। अब मैंने बोला रहने आया है, एक वचन, ठीक है। तो ऐसी सेना के लिए भी, टीम के लिए भी, सभी के लिए जब आप वाक्य में कन्वर्ट करोगे तो आपको वहां पर पता लग जाएगा इसका प्रयोग किस में होगा, हमेशा ही एक वचन में होगा। समूहवाचक कवर हो गया। अब चलते हैं दूसरा, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा जो जातिवाचक संज्ञा का ही एक सब पार्ट है, किसका, जातिवाचक संज्ञा का ही एक सब पार्ट है, इसी के अंतर्गत आता है द्रव्यवाचक। जी, द्रव्यवाचक में क्या आएगा, द्रव्यवाचक की बात करते हैं तो जितनी भी, याद रखना, जितनी भी नाप, तोल या माप की वस्तु होती है, जितनी भी वस्तुओं को आप नाप कर, तोल कर या माप कर लेते हैं, वो सारी क्या हैं, वो सारी, उन सभी के नाम क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। उन सभी के नाम क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिस भी चीज को आप नाप कर, तोल कर या माप कर, जिसकी भी आप मात्रा चेक करके लेते हैं, है ना, जिसकी भी मात्रा चेक की जाती है, वो क्या होगा, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। एग्जांपल्स, लोहा, लोहा तोल कर लिया जाता है, या चांदी, है ना, ये भी द्रव्यवाचक है। अच्छा, तेल द्रव्यवाचक है, पानी, दूध, चावल, आटा, या कुछ भी, जिन भी चीज को आप नाप तोल कर या माप कर लेंगे वो किस में आएगी, वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। तो द्रव्यवाचक संज्ञा भी क्लियर है, हाँ जी। अब हमारे पास क्या क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, समूहवाचक हो गया, द्रव्यवाचक हो गया। लास्ट क्या बचा है जी, अब हमारे पास जो लास्ट बचता है वो क्या है, वो सबसे मेन है, वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तीसरा भेद, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं, जिसको इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहा जाता है ना। ये सारे इंग्लिश में 5 होते हैं, यहाँ पर भी 5 है, सेम चीज पढ़ रहे हैं। मटेरियल नाउन हो गया, वो द्रव्यवाचक हो गया, है ना। तो ऐसी कॉमन नाउन हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, सभी वही चीज पढ़ रहे हैं। तो अब भाववाचक संज्ञा, जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, होता क्या है जी। भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होगा, याद रखना, जो चीज दिखाई ना दे, केवल महसूस हो। जो चीज हमको दिखेगी नहीं लेकिन क्या होगी, महसूस होगी। जैसे ठंड, क्या ठंड दिखाई देती है, ठंड नहीं दिखाई देती, है ना, ठंड कभी दिखाई नहीं देती, वो क्या होती है, वो हमको महसूस होती है। गर्मी, गर्मी कभी दिखाई देती है, गर्मी दिखाई नहीं देती,
क्या होती है, हमको महसूस होती है। तो ऐसी चीज जो हमको दिखाई ना देकर क्या हो, केवल महसूस हो। तो आप लिख सकते हैं जो दिखाई न देकर केवल महसूस हो, उसको क्या बोलते हैं हम, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आएगा क्या क्या, आप एग्जांपल्स कुछ कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि ठंड हो गया, है ना, गर्मी, ईमानदारी। ईमानदारी, आप ईमानदारी देख सकते हैं? जी नहीं। आप क्या देख सकते हैं? आप किसी एक ईमानदार व्यक्ति को देख सकते हैं, आप उसकी ईमानदारी नहीं देख सकते। ईमानदारी क्या होती है, महसूस होती है ना। जैसे कि अच्छा, एक चीज और, बुढ़ापा शब्द क्या है जी, बुढ़ापा, बुढ़ापा शब्द क्या है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, बुढ़ापा शब्द में क्या है, भाववाचक संज्ञा है जी। क्या आप, मैंने क्या बोला, जो दिखाई न देकर केवल महसूस, क्या आप बुढ़ापा देख सकते हैं जी? किसी ने देखा है बुढ़ापा? बुढ़ापा देखा नहीं जाता। बुढ़ापा क्या होता है, केवल महसूस होता है। आप किसी बूढ़े व्यक्ति को देख सकते हैं लेकिन आप बुढ़ापा नहीं देख सकते। तो ये शब्द कैसा है, ये शब्द भाववाचक संज्ञा है। बचपन, बचपन, आप बच्चे को देख सकते हैं, बचपन को नहीं देख सकते, भाववाचक संज्ञा। प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे शब्द क्या हैं, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अच्छा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? भाववाचक संज्ञा के निर्माण की बात करें, जब किसी भी संज्ञा सर्वनाम, जब किसी भी संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द में क्या जोड़ा जाएगा, प्रत्यय जोड़ा जाएगा। जब किसी भी संज्ञा सर्वनाम शब्द में क्या जोड़ा जाएगा, प्रत्यय। सॉरी, हाँ, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण बीच में आएगा। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्द में आप क्या जोड़ते हैं, आप प्रत्यय जोड़ते हैं। प्रत्यय क्या होता है जी, प्रत्यय की बात करते हैं, ये भी मेन टॉपिक है। प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग क्या होगा, जो शब्द की शुरुआत में जोड़ा जाए, जो शब्द से पहले जोड़ा जाएगा। जैसे प्रतिदिन, दिन से पहले क्या लगा दिया, प्रति, वो उपसर्ग है। प्रत्यय जो शब्द के अंत में जोड़ा जाए, जो शब्द के अंत में जोड़ा जाएगा। जैसे यहां पर हमने जोड़ा था बुढ़ापा, ये शब्द है बुढ़ापा। हमने क्या करा था, हमने बूढ़ा शब्द में क्या जोड़ दिया, पा। ये पा क्या है, प्रत्यय है ना। तो ऐसे जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण या विशेषण में क्या जोड़ा जाएगा, प्रत्यय जोड़ा जाएगा, तो किसका निर्माण होगा, हमेशा भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा। जैसे शब्द है ईमानदार। ईमानदार शब्द क्या है, यह व्यक्ति ईमानदार है, तो उसकी क्या है, विशेषता है। तो ईमानदार शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। हमने ईमानदार शब्द में प्रत्यय जोड़ दिया, क्या, ई प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया, ईमानदारी। क्या हो गया, वो भाववाचक संज्ञा। जब संज्ञा सर्वनाम में विशेषण में प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। और जैसे मैंने बोला था, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रत्यय नहीं लगता, जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इन सभी में क्या नहीं लगता, कोई प्रत्यय नहीं लगता। ये अपने आप में क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। और याद रखना एक चीज और, इसका भी प्रयोग एक वचन में होगा। इसका प्रयोग भी हमेशा एक वचन में होगा। जैसे आप किसी भी चीज को देख सकते हैं, मुझे ठंड लग रही है। ठंड, ठंड शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा, आप देख नहीं सकते, है ना। तो मुझे ठंड लग रही है। अब यहां पर मैंने क्या बोला, लग रही है, लग रहे हैं नहीं, लग रही है, मतलब एक वचन में है। तो भाववाचक संज्ञा भी किस में रहेगी, हमेशा एक वचन में रहेगी। तो यहां पर हमारा जो है, यहाँ पर जो हमारा है संज्ञा का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा सर्वनाम का।